प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में आज हिंदी विषय में हमारा कार्यपत्रक है 69 और इसमें हम कृतिका भाग 2 का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक इसे पढ़ेंगे। इसका एक अंश हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आ रही हैं और भारत में वहाँ किस तरीके से उनके आने को लेकर लोगों के विभिन्न प्रकार के मत हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। अब इस प्रस्तुत गद्यांश में हम पढ़ेंगे इससे अगली बात। यहाँ पर एक पुतला है जॉर्ज पंचम का। ओ पुतला जो है वो इंडिया गेट के सामने लगा हुआ है बिल्कुल। अब जब रानी आएगी तो वो इस स्मारक पर तो जरूर जाएगी, सभी राष्ट्रीय स्मारकों पर जाएंगी और यहाँ भी आएंगी। यहाँ आएंगी तो उस पुतले की नाक जो है वो टूटी हुई है। तो भारतीय जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन लोगों के मन में ये बड़ी दुविधा है कि यदि रानी यहाँ आएंगी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति देखेंगी और उस मूर्ति की नाक टूटी होगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो बच्चों, इसमें आगे बताया गया है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की वो नाक टूटी कैसे और उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। तो ये सब क्यों हो रहा था बच्चों? बहस इस बात पर कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। यानी जॉर्ज पंचम का ये जो पुतला है ये अंग्रेजी पुतला है, अंग्रेजी व्यक्ति का है, इसे हटा दिया जाए या रखा जाए। आपको पता है स्वदेशी आंदोलन जब चला था तो लोगों ने अपने घर से विदेशी वस्त्र तक उठाकर फेंक दिए थे और उन वस्त्रों की होली जला दी थी। तो तब हमारे देश के कुछ नौजवान ऐसे भी थे देशभक्त कि जिन्होंने कहा कि भारत में किसी अंग्रेजी व्यक्तित्व का कोई पुतला भी क्यों। तो उन दिनों वो लोग छापामार तरीके से आते और ऐसे पुतले तोड़ जाते थे। तो खूब बहस हुई थी इस बारे में कि रहने दिया जाए या इसे तोड़ दिया जाए, इस मूर्ति को हटा दिया जाए। तो बेटा, मूर्ति जब भी बनती है किसी भी व्यक्तित्व के विषय में तो वो एक प्रकार की ऐतिहासिक विरासत होती है, वो उस समय के इतिहास के विषय में बताती हैं। लेकिन हमारे जो देशभक्त थे उनमें इतना जुनून था कि वो इसके पक्ष में नहीं थे कि यहाँ पर ये मूर्ति रहे। तो खूब बहस हो रही थी और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि ज्यादातर लोग पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। ये आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों तक पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध तक होता रहा। यहाँ लाट जो शब्द लिखा है ये एक मूर्ति के लिए लिखा है। मूर्ति को कहा जाता है लाट, कोई खंबा या मूर्ति। तो शाही लाट यानी इस तरह के शाही व्यक्तित्वों की बहुत सारी ऐसी मूर्तियां थी जो जगह जगह खड़ी थी और इनके लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा। गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध कि जैसे ही मौका मिले तोड़ दी जाए ऐसी मूर्तियां। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अब रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाह यानी भलाई चाहने वाले, उनकी मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना तो बहुत जरूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। यानी
आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी। ये विडंबना ही है हमारे देश की कि यहाँ जो भी कलाकार होता है उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा डावाडोल ही रहती है। तो वो भी पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्काम यानी हुक्म चलाने वाले जो भी अफसर थे, अधिकारी थे, उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की तो आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यानी जो भी इस मीटिंग का अध्यक्ष रहा होगा, उसने कहा कि मूर्तिकार, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हुक्काम यानी अधिकारी। उन सभी अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम बताओ भाई कि ये लाट कब बनी थी, कहाँ बनी थी, पत्थर कहाँ से लाया गया था। वो एक दूसरे की ओर ही देखते रहे और उनको कुछ भी पता इस विषय में नहीं था। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व विभाग में सभी पुरानी ऐतिहासिक पुस्तकें, फाइलें, सभी तरह की चीजें मौजूद होती हैं। तो उनके पेट चीरे गए, यानी सारी फाइलें देखी गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। तो देखा आपने, ये सरकारी तंत्र के गाल पर एक करारा तमाचा है कि जब कोई काम करना होता है तो तब चीजें ढूंढी जाती हैं, खंगाली जाती हैं और चीजें फाइलों में से नदारद पाई जाती हैं। एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति के ऊपर सौंप देता है, एक विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग के ऊपर सौंप देता है। और जहां एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद न निभाए और दूसरे के ऊपर सौंप दे, वहां कार्य कैसे हो सकता है बच्चों? ये तो आप लोग भी जानते हो। घर में भी जो जिसकी जिम्मेदारी है, यदि वो अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले तो काम कैसे चले? तो देश की अच्छे हालात के लिए भी जरूरी है कि हमारा सरकारी तंत्र बहुत मुस्तैदी से काम करे। तो बच्चों, अब इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं, हम उन्हें करेंगे। प्रश्न 1, क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों? प्रश्न 2, मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया? प्रश्न 3, कलाकार किसे कहा गया और उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? प्रश्न 4, लाट के बारे में पता करने के लिए फाइलों के पेट चीरे गए, पर फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यहाँ फाइलों के पेट चीरना, सब कुछ हजम करना, इससे आप क्या समझते हैं? ये दोनों मुहावरे क्यों इस्तेमाल हुए हैं यहाँ? प्रश्न 5, एक गतिविधि है आपकी। आपने ऐसे कई मुहावरे या व्यंग्यात्मक बातें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जिसमें नाक शब्द प्रयुक्त होता हो। ऐसे कोई 7 मुहावरे लिखने हैं और उन पर एक एक वाक्य भी बनाना है, तभी पता चलेगा ना। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूं, नाक नीची होना यानी सम्मान का गिर जाना। कि इसके ऊपर एक जैसे वाक्य हम बनाते हैं कि आपने यह दुष्कर्म करके हमारी नाक नीची कर दी, यानी हमारे सम्मान को कम कर दिया, हमारा सम्मान खत्म कर दिया। इसी तरीके से नाक से संबंधित अनेक मुहावरे हैं। तो आप 7 मुहावरे केवल लिखें और उन पर आधारित एक एक वाक्य भी लिखें, और ये सब करके आप मुझ तक जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंचा दें।